हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी की स्पीड को आपने और बढ़ा दिया होगा। जो भी मेरे फ्रेंड्स बीपीएससी तैयारी का वेट कर रहे थे, तो मार्च में उसका नोटिफिकेशन आ ही रहा है और उसके एग्ज़ाम की डेट भी डिक्लेयर हो गई, सितंबर में ही होना है। तो आपने स्टार्ट कर दी होगी अपने स्टडी को, और इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी सीरीज़ चलाने वाले हैं जो कि 6 to 8 के लिए इम्पोर्टेंट होगी या पीआरटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। मेन सब्जेक्ट जिनका भी जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है उसके अकॉर्डिंग तैयारी आप कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी का आज हम पॉलिटी 6 क्लास की पॉलिटी की थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। तो एनसीईआरटी की 6 क्लास की पॉलिटी जिसका चैप्टर इसकी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है क्या है, विविधता के समय में विविधता यानी कि डाइवर्सिटी की बात की गई है। इस चैप्टर से हम जानेंगे कि डाइवर्सिटी का आधार का यानी कि विविधता का आधार क्या है, इसके कारण क्या है और ये क्यों है। मतलब आप देखेंगे नॉर्थ साइड चले जाइए, इंडिया के नॉर्थ में देखिए, साउथ में, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में, तो आप हर जगह के देखेंगे कल्चर बहुत अलग होता है। और कल्चर अलग है तो जो जोग्राफिकल लोकेशन होगी वहाँ के अकॉर्डिंग उनका रहन सहन होगा, खाना पीना होगा, भाषाएं भी अलग बोलेंगे और त्यौहार भी अलग अलग बनाएंगे। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। विविधता की समझ चैप्टर का नाम भी है, विविधता क्यों है, आधार क्या है, कैसे है, तो हम इसको जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम इसमें थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी देखेंगे। एनसीईआरटी सीरीज में थ्योरी भी बनी है। आप देखेंगे कि भारत विविधताओं वाला देश है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक विविधताओं वाला देश है। अब विभिन्न जब विविधता है तो किस चीज़ में किन किन चीज़ों में होगी, वे अलग अलग भाषाएं बोलेंगे, उनका खाना अलग अलग होता है, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, उनके धर्म अलग होते हैं, वो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन जो गहराई से सोची जाएगा कोई बात, तो आपस में ये एक ही तरह की चीज़ें हैं, लेकिन हमारे करने के तरीके से ये अलग है। मीन्स लोग तो एक ही है, बट उनके रहन सहन का जो उनका वहाँ पे लोकेशन का जो हर चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है हमको। आइए हम इसको समझेंगे कैसे है। करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक ही भाग से दूसरे भाग में यात्रा करते थे। पर कैसे करते थे? वे पानी वाले जहाज़ों से करते थे, घोड़ों पे करते थे, या फिर ऊँट पे बैठ के करते थे, या फिर पैदल। क्योंकि हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी ना कि रेल हो या फिर एरोप्लेन हो या फिर बस हो। पहले क्या होता था, पानी का जहाज़ तो ईज़िली बना लिया जाता था। घोड़े और ऊँट ये सब चीज़ें मिलती थी, हाथी रहते थे, मतलब हाथी से भी चला करते थे। तो ये सब चीज़ें पहले थी, लेकिन आज का टाइम बदल चुका है। लोग जब नई जगह से में बसना शुरू करते हैं तो वहाँ का रहन-सहन में थोड़ा-सा बदलाव सा आ जाता है। देखते ही हैं ना वो, कुछ चीज़ें वे नई जगह से ज कुछ चीज़ें वे लोग नई जगह की अपना लेते हैं, कुछ चीज़ें वे पुरानी चलती रहती है। अब कहीं पे हम लोग जाएँगे नई जगह पे, जैसे हम जा रहे हैं, तो वहाँ का जहाँ जो उस प्लेस के प्लेस का जो बेसिक जो नागरिक होगा उसका रहन-सहन अलग होगा, और आप कने जो जाएँगे तो आपका जो रहन-सहन होगा, आप जहाँ से बिलॉन्ग करते हैं उससे मिलता-जुलता होगा, तो आप वहाँ जाके देखेंगे और दोनों में फ़र्क दिखेगा। अब मान लीजिए देखेंगे कि इस तरह की भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि नए और पुराने का मिश्रण होता जाता है। उनका अपना कल्चर दोनों मिक्स हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। उनकी संस्कृति नई जगह के आदान-प्रदान होता है धीरे-धीरे निश्चित यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में इतिहास देखें तो इतिहास का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। कहीं भी जब जाएंगे तो वहाँ के जो इतिहास रहा है वो इतिहास भी उस जगह की चीज़ों को प्रभावित करता है। विभिन्न संस्कृति के जीवन है, संस्कृति को आकार प्रकार देने का योगदान रहता है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशेष इतिहास के कारण भी विविधता संपन्न होते हैं। वहाँ का इतिहास भी विविधता लाने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। आप देखेंगे और विविधता को समझेंगे कैसे अलग अलग जगहों पे भारत के दो भागों में। जैसे कि आप लद्दाख ले लीजिए, जो कि नॉर्थ का, इंडिया के नॉर्थ का पार्ट है, और केरल के साउथ का पार्ट है। इसके ज़रिए समझ सकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का असर पड़ता है। कहाँ कहाँ का एक ऐतिहासिक प्रभाव पड़ता है और भौगोलिक कैसे होगा। अब लद्दाख देख लीजिए, लद्दाख का इतिहास क्या रहा है या फिर भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ के लोगों का रहन सहन होगा, वहाँ का खान पान होगा, ठीक है, वहाँ की भाषाएँ अलग होंगी, चीज़ें समझेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में जो क्या है, पहाड़ियों में बसा हुआ है। पहाड़ियों में बसेगा, जो कि रेगिस्तानी वाला का रेगिस्तान। अब कहेंगे कि लद्दाख है तो रेगिस्तान कैसा हुआ, ये ठंडा,
रेगिस्तान है, जो कि यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे स्नोफॉल होती है, आइसफॉल होती है, तो रेगिस्तानी इलाका रहता है। यहाँ पर बहुत कम लोग खेती के लिए, जब पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान बना हुआ, तो खेती नहीं होगी ना, खेती नहीं होगी। अगर खेती नहीं होगी तो फिर वो फसलें उस हिसाब से उनका खान-पान भी नहीं होगा ना। वहाँ के लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं, भेड़ को पालते हैं, बकरियों को पालते हैं, तो उससे दूध दूध उत्पादन मिलते हैं, तो दूध या फिर दूध से बने जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। और अब देख लीजिए उनके पास गर्म कपड़े ज़्यादा मिलेंगे और हल्के कपड़े जो कि गर्मी के कपड़े होते हैं वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी नहीं रहेगी, तो उस हिसाब से पहनेंगे नहीं वो। हर इलाके में काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस चीज़ को देखेंगे, इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं, पेड़ भी नहीं होंगे। जब बर्फ़बारी रहेगी तो वहाँ पेड़ कहाँ से होंगे, पेड़ होंगे भी तो उसकी जो फीचर्स होंगे वो अलग होंगे। पीने के पानी के लिए गर्मी के महीनों में जब बर्फ़ पिघल जाती है तो उस पे निर्भर करते हैं, यानी कि पीने के लिए वो पानी वैसा नहीं होगा, बर्फ़ पे निर्भर करती है कि पानी पिघलेगा, मेल्ट होगा तो वह पानी पिएंगे। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं खास तरह की बकरी पालते हैं। कौन सी बकरी पालते हैं? पश्मीना। पश्मीना सुना होगा, पश्मीना शॉल होती है जिसको जम्मू कश्मीर में जीआई टैग मिला हुआ। ख़ास तौर पर ये जो बकरी है ये लद्दाख में होती है, लद्दाख में ही होती है। और लद्दाख का क्या होता है, पश्मीना शॉल इसकी बड़ी मात्रा में बिकती है और बहुत महंगी भी होती है। तो लद्दाख वाले क्या करते हैं, बड़ी सावधानी से ऊन को इकट्ठा करते हैं, पश्मीना जो बकरी है उससे ऊन को इकट्ठा। ये क्वेश्चन भी बनता है कि पश्मीना शॉल जिससे बनाए जाते हैं उस बकरी का क्या नाम है, तो पश्मीना बकरी के नाम पे ही है वो जो पश्मीना शॉल मिलती है। उनको इकट्ठा करके क्या करते हैं, कश्मीर के व्यापारियों को बेचा जाता है। लद्दाख ने क्या किया, पश्मीना से ऊन निकाला, उसके बाद क्या करते हैं, कश्मीर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है और कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बनाई जाती है और वहाँ पे जीआई टैग भी मिले। क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार कि जीआई टैग वाला क्वेश्चन। अब फिर और बकरियाँ पालते हैं तो लोग वहाँ पे दूध से बने पदार्थ यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह के छेना बनाएंगे, जो भी मिल्क प्रोडक्ट होंगे, मांस खाएंगे। क्योंकि वहाँ पे खेती नहीं होती, तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट ही वहाँ का भोजन होगा। परिवार के लोग कुछ गाय या बकरी या भी बहुत मात्रा में पाले जाते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं कि व्यापारी यहाँ से आने जाने के लिए आकर्षित नहीं होते। लद्दाख तो व्यापार के लिए अच्छा रास्ता माना गया, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं। गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते हैं जहाँ आज तिब्बत है। देखा जाए तो उधर के आसपास में कई घाटियाँ जो कि आने जाने का एक रास्ता है। मध्य एशिया से जो जितनी भी घाटियाँ हैं जो मध्य एशिया से कनेक्ट होती हैं, मध्य एशिया और इंडिया से आना जाना या यहीं से ही होता है। और जो यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न प्रकार के मसालों का भी इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है मध्य एशिया को। इधर से मसाले, कच्चे रेशम, दरिया आदि लेके जाते हैं, यहाँ से व्यापार होता है। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। यहाँ से लद्दाख के रास्ते, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है कि किस रास्ते से बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा, तो किस रास्ते से, लद्दाख के रास्ते से। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लद्दाख और तिब्बत का जो रहन सहन है, कल्चर है, भाषाएँ हैं, त्यौहार हैं, कपड़े हैं और जो खाने के लिए चीज़ें हैं, सारी चीज़, धर्म, जाति सब इक्वल है, इसलिए इसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ पे 400 ईयर एगो, मतलब 400 ईसा पूर्व क्या था, यहाँ पे इस्लाम धर्म पहले था। जब इस्लाम धर्म था, इसलिए आज भी देखेंगे तो वहाँ पे इस्लाम धर्म मिलता है। यहाँ पे लद्दाख में गानों, कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। गानों का, लद्दाख में क्या है, गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। जो तिब्बत का जो ग्रंथ है इसको क्या कहा जाता है, काफ़ी प्रचलित है। क्या नाम है इसका? केसर सागर लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तिब्बत ग्रंथ है, जो कि तिब्बत ग्रंथ है लेकिन ये है लद्दाख में, तो उसको क्या नाम दिया गया है? केसर सागर, जो कि लद्दाख के गानों, कविताओं को मुख्य रूप से संग्रहित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, केरल की बात करेंगे। लद्दाख की बात कर लिया, लद्दाख में कैसे कैसी चीज़ें हैं। लद्दाख में पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तान और वहाँ के जो रहन सहन है वो अलग हो, पहाड़ों के अलग है, उसका खान पान अलग हो गया। वे दूध प्रोडक्ट पे, डेयरी प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं। मांस मछली खाएंगे, मांस यानी मछली तो नहीं होगी उनके पास, लेकिन वो मांस का सेवन करते हैं। मिल्क प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, गाय और बकरी याक पालते हैं। ये सारी चीज़ें मेन फैक्ट हैं जो कि इसको याद रखेंगे। आप केरल से इसको कनेक्ट करेंगे। देखिए, एक नॉर्थ का पार्ट है इंडिया का,
वहाँ का कल्चर कैसा है और साउथ के कल्चर कैसा है। तो केरल एक साउथ का पार्ट है, तो क्या है दक्षिण, इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या है दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। कहाँ है ये, अगर इंडिया में देखेंगे नॉर्थ, जो कि साउथ वेस्ट में बसा हुआ है। ये समुद्र चारों से, क्या एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, दूसरी तरफ पहाड़ी है इसमें। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी इसका इतिहास से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। कैसे, यहाँ पे मुस्लिम प्लस बौद्ध लोगों को बौद्ध धर्म से रिलेटेड यहाँ पे कल्चर मिलेंगी, मुस्लिम और बौद्ध से। क्यों मिलेंगी, क्योंकि इसका इतिहास से इफेक्टेड है। क्यों इतिहास में यहाँ पे इसी रास्ते से ही जो नॉर्थ एशिया के पार्ट से हो या फिर अरब कंट्री से में जो भी होगा, यहीं से ही उन्होंने आना स्टार्ट किया था। मुस्लिम थे और कुछ बौद्ध लोग थे, इसलिए यहाँ पे वहाँ का उनके कल्चर का इफेक्ट दिखता है। ऐसे ही जो कि लद्दाख में भी बौद्ध धर्म का दिखता है, मुस्लिम का भी दिखता है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट पास थे, वहाँ से घाटियों से आया, तिब्बत घाटी से वहाँ पे उनका व्यापार चलता था। ऐसे यहाँ पर भी। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस है, यहाँ पे काली मिर्च